नमस्कार, मैं हूं राहुल गोयल और आप देख रहे हैं 12 का रण। और आज 12 के रण में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में चल रही सियासी हलचल की। और इस हलचल के केंद्र में जो नई राह निकल कर आ रही है वो है एकला चलो की राह। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था कि अगर कोई आपकी बात का उत्तर नहीं देता तो आपको अपने रास्ते पर अकेले ही चलना चाहिए। और ऐसा लगता है कि 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी पार्टियों को ये बात अच्छी तरह से समझ आ गई है। इसलिए चारों बड़ी पार्टियों ने दूसरी किसी भी बड़ी पार्टी के साथ गठबंधन करने से इनकार कर दिया है। इसमें सबसे नया नाम बहुजन समाज पार्टी का है। इससे पहले अखिलेश यादव और कांग्रेस के नेता भी ऐसा ही इशारा कर चुके हैं। इसलिए आज हम 12 का रण में ये पूछ रहे हैं कि क्या अब यूपी में सब अकेले चलेंगे जीत की ओर और लौट आएगा अकेला चलो का दौर। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में इन दिनों एक प्रश्न सबकी जुबान पर है और वो ये कि क्या इस बार बड़ी पार्टियां दूसरी बड़ी पार्टियों के साथ गठबंधन के बंधन में नहीं बंधना चाहती। कुछ अरसा पहले तक यूपी की जनता ने महागठबंधन से लेकर जहां तहां गठबंधन वाली सियासत देखी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि यूपी में सियासत का नया नारा गठबंधन के बंधन से किनारा बन गया है। पहले कांग्रेस ने अपने पंजे को गठबंधन की मुट्ठी बनाने से इनकार किया, फिर साइकिल वाले अखिलेश यादव ने एकला चलो की राह पकड़ने का इशारा किया और अब मायावती के हाथी ने भी अकेले ही आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है। बार यहाँ उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में बीएसपी की अकेले यहाँ अपने बलबूते पर सरकार बन सके। उधर बीजेपी के कुनबे में भी कोहराम मचा है। अपना दल एस और निषाद पार्टी के तेवरों ने पार्टी को परेशान किया हुआ है। चुनावी घटा छाते ही सियासत का जमा घटा शुरू हो गया है। बड़े खिलाड़ी अपने दम पर स्कोर करना चाहते हैं तो छोटे दल स्लॉग ओवर्स में ज्यादा से ज्यादा बार्गेनिंग पावर हासिल करना चाहते हैं। इसलिए आज हम 12 का रण में ये बड़े सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये यूपी में सियासत का एकला चलो दौर है? क्या बड़े गठबंधन घाटे का सौदा है? क्या यूपी में छोटा गठबंधन बड़े फायदे की गारंटी है? क्या चौतरफा मुकाबले से बीजेपी को ही फायदा होगा? तो आज हम 12 का रण में जो सवाल उठा रहे हैं उसमें सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यूपी में अब चौतरफा मुकाबले की संभावना बन गई है, क्योंकि लगभग तमाम बड़ी पार्टियों ने, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने यह साफ कर दिया है कि इस बार एकला चलो की राह पर ही इनकी राजनीति आगे बढ़ेगी। और फिलहाल हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ बीजेपी से आनंद दुबे मौजूद हैं और बसपा समर्थक सतीश प्रकाश भी हमारे साथ मौजूद है। तो चलिए, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है 12 का रण में। लेकिन आनंद दुबे जी, ऐसा लगता है कि जो मुश्किल महागठबंधन कभी पेश करने का दावा किया करता था उससे आप लोगों की जान छूट गई है और अब सारी पार्टियां अकेले चलने की ओर बढ़ चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद फायदा बीजेपी को होता दिख रहा है। देखिए, लोकतंत्र में हर दल अपने अपने हिसाब से चुनाव लड़ता है, किसी को भी किसी के साथ गठबंधन करने की आजादी है। लेकिन पिछले दिनों में जो देखा गया, कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया 2017 में, उसका नतीजा उनके सामने है, जनता ने उनको आईना दिखा दिया। और उसके बाद बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने 2019 में गठबंधन किया और उसका भी जो है वो नतीजा जो है सबके सामने आ गया। तो कुल मिलाकर ये है कि जनता ने ये स्पष्ट मैसेज देने की कोशिश की है तमाम दलों को कि जो भी दल सिर्फ स्वार्थ के लिए गठबंधन करेंगे, सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए गठबंधन करेंगे, जनता उनको सिरे से नकार देगी। देखिए, गठबंधन का एक आधार होना चाहिए। गठबंधन समाज सेवा के लिए, लोक सेवा के लिए या किसी उद्देश्य के लिए होना चाहिए। लेकिन पिछले दिनों देखने में क्या आया है कि जो भी गठबंधन हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता पाने के लिए, एक जाति के आधार पे, एक धर्म के आधार पे इस तरह के गठबंधन हुए हैं। तो जनता लेकिन जो है दुबे जी, ये जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर गठबंधन की जो कहानी है वो तो आपकी पार्टी में भी बखूबी दिखाई देती है। अब आप देखिए आपकी पार्टी में क्या चल रहा है। आप देखिए ना, राजभर आपको पिछले साल छोड़ गए, अब जो है अब आपके अंदर अपना दल और जो निषाद पार्टी है उसमें जो है
कौन नेतृत्व करेगा, कौन आगे बढ़ेगा, कौन नहीं बढ़ेगा, इसको लेकर रस्साकशी चल रही है। तो ये तो खैर सारी पार्टियों की कहानी है कि धर्म और जाति का माहौल देखकर के पार्टियां आगे बढ़ती है और उसी हिसाब से आगे की रणनीति तय करती है। लेकिन मैं सत्य प्रकाश जी हमारे साथ मौजूद है, समर्थक है बहुजन समाज पार्टी के। सत्य प्रकाश जी, एक बड़ा ऐलान कल मायावती ने किया कि वो अकेले उनकी पार्टी जो है 2022 के चुनाव में उतरेगी, लेकिन बहुत दिनों से जो पार्टी थी वो पहले ही साइलेंट मोड में थी और पिछला अनुभव जो है वो महागठबंधन का बहुत अच्छा रहा नहीं। इस फैसले के बाद क्या माना जाए, ये एक मजबूत रणनीति का हिस्सा है या फिर जो कुछ पिछली बार हुआ उससे चोट खाने के बाद, और जैसा मायावती जी ने पहले कहा था कि भाई जो समाजवादी पार्टी के हिस्से का वोट है वो ट्रांसफर नहीं हो पाया और उनको ज्यादा सीटें मिली, तो क्या लगता है कि यह पार्टी ये देख रही है कि स्थिति पार्टी की मजबूत होने जा रही है और अकेले लड़ने में फायदा है? नहीं, देखिए राहुल जी, कुछ सच्चाइयां हैं राजनीति में, कुछ सच्चाइयां, इसमें कहीं कोई बुराई नहीं कि आज उत्तर प्रदेश के जो हालात पैदा हुए, देखिए बीजेपी कहीं ना कहीं इस चर्चा को बढ़ावा देना चाहती है कि ये गठबंधन, ताकि वो उत्तर प्रदेश में पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स कर सके, धार्मिक पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स कर सके। बीजेपी कभी नहीं चाहती कि उसको बहुकोणीय इलेक्शन का सामना करना पड़े, वो नेक टू नेक चाहती है। इसलिए आप देखेंगे कि पिछले 15 दिन में जानबूझ करके बीजेपी ऐसी अफवाह और ऐसी खबरों को जानबूझ करके बढ़ावा दे रही थी ताकि एक दल विशेष से अपनी लड़ाई सिद्ध कर सके। जबकि आप उत्तर प्रदेश के राजनीतिक हालात को अगर आप देखेंगे, ग्राम पंचायत के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने 48 जिला पंचायत सदस्य जीते, 53% आपके ग्राम प्रधान जीते, और किसी भी लेवल पर, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी आप अगर जाकर देखोगे तो आज भी बहुजन समाज पार्टी एक बड़ा राजनीतिक दल है। और बहुजन समाज पार्टी के ऊपर यह आरोप न बीजेपी लगा सकती, न सपा लगा सकती कि तमाम जो आपराधिक छवि के लोग हैं उनको कंट्रोल करना हम जानते हैं। 2007 से 2012 की सरकार में तमाम उत्तर प्रदेश की जनता ने देख लिया। रही महामारी की बात, तो महामारी को लेकिन सतीश जी जब मुकाबला बहुकोणीय हो जाता है, मल्टी डायमेंशनल हो जाता है, तो फिर जो सत्ता में पार्टी होती है उसको कहीं ना कहीं इसका फायदा मिलता है, बावजूद इसके कि कुछ एंटी इनकम्बेंसी जैसी जो बात वो लग रही है इस वक्त उत्तर प्रदेश में। लेकिन जिस तरह से 4 पार्टियां 4 अलग अलग दिशाओं से चुनाव लड़ रही है, फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलने की संभावना ज्यादा दिखाई देती है। देखिए जिसको आप बहुकोणीय इलेक्शन कहते हैं, और पोलराइजेशन क्या है, आप उत्तर प्रदेश की तमाम पॉपुलेशन को आप हिंदू मुस्लिम में बांटना चाहते हैं। ये गठबंधन दिखा करके, ये भय दिखा करके लोगों को, और जो एंटी इनकम्बेंसी चरम पे है उत्तर प्रदेश में, तमाम जो आपराधिक छवि के लोग हैं उनका एक संरक्षण सेंटर आज की डेट में बीजेपी है। तमाम जिला पंचायत में देखेंगे कि वे जिला पंचायत सदस्य जो आपराधिक छवि के हैं वो जाकर के कहीं ना कहीं बीजेपी में अपना सुरक्षित ठिकाना ढूंढ रहे हैं। सरकार का आमतौर पर सरकारी संरक्षण में सारे अपराध जो है, ये अपराध का ये इतिहास भी है कि अपराध जो है कहीं ना कहीं सरकारी संरक्षण में ही पनपते हैं। तो ये चीजें हैं सर। और देखिए एक बात आपको मानना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश के चुनाव में इस बार उत्तर प्रदेश की जनता देखिए ठग गई है। बीजेपी ने ठगा, और बीजेपी ने पिछड़ों को नहीं ठगा। आपने ओम प्रकाश राजभर से क्या वादा किया था, आपने संजय निषाद से क्या वादा किया था, आपने केशव प्रसाद जी जवाब देंगे आप इस बात का? आप पर वादा खिलाफी के, आपकी पार्टी पर वादा खिलाफी के बहुत आरोप लग रहे हैं, और तमाम जो छोटी छोटी पार्टियां हैं वो नाराज चल रही है, सब अपनी अपनी मसल्स जो है वो फ्लेक्स कर रहे हैं। सतीश प्रकाश जी, किस बात का जवाब देना चाहेंगे आप? जी बताइए। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी पे जो भी दल वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं वो पूरी तरह से निराधार है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों से जो भी वादा किया था उसको वो पूरा कर रही। हम जब सत्ता में आए तो उत्तर प्रदेश की माली हालत जो है बेहद खस्ता थी। उत्तर प्रदेश की कुल इकोनॉमी 2 लाख करोड़ रुपए थी, ठीक है। हमने उसको जो है दूसरे नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाया और 5 लाख करोड़ तक पहुंचाया। उत्तर प्रदेश की जीडीपी जो है वो 10 लाख करोड़ के आसपास थी अखिलेश यादव के टाइम में, हम उसको करीब करीब 20 लाख करोड़ ले गए। उत्तर प्रदेश की जो प्रति व्यक्ति आय थी वो 47,000 रुपए थी, मात्र 47,000, उसको हम 90,000 ले गए, ठीक है। तो ये हमारे वादे हैं जो हमने किया था। हमने नए मेडिकल कॉलेज दिए, हमने जो है 2 करोड़ 61 लाख शौचालय दिए, हमने 40 लाख आवास दिए, हमने जो है किसानों को जो है 1.26 लाख करोड़ रुपए का जो गन्ना किसानों को भुगतान किया, कर्ज माफ किया। तो ये हमारे वादे थे जो हमने पूरा किया।
तो चलिए आनंद जी, हम पर वादा खिलाफी का आरोप कोई नहीं लगा आनंद जी, सकता। आंकड़े सुनने में बहुत शानदार लगते हैं, लेकिन कुछ हकीकत भी है। अब आप देख लीजिए, एसडीजी का इंडेक्स उठा के देख लीजिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ, जो पिछड़े हुए 10 राज्य है उसमें उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। केरल और तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य बहुत ऊपर हैं। खैर, ये आंकड़ों पर हम बाद में कभी बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ सुचि विश्वास भी जुड़ चुकी हैं, जो कांग्रेस का पक्ष हमारे सामने रखेंगी। सुचि विश्वास जी, ऐसा लगता है कि बाकी पार्टियों ने तो अपनी रणनीति तय कर ली है एकला चलो की, लेकिन आपकी पार्टी अभी यही नहीं समझ पा रही है कि आखिर प्रदेश में सीएम का चेहरा कौन होगा और उस चेहरे के साथ कितने और चेहरे आपको जोड़ने पड़ेंगे कि आपकी जीत की राह, या कम से कम अपनी जो साख है वो बचाने की राह आसान हो पाए। We have a glorious past, brand और पार्टी है। चेहरे पर हम कभी चले नहीं। जिनको चेहरा रखना है 26,000 करोड़ रुपया लगाकर नकली सपने और झूठे वादे बेचने हैं, वो लोग अलग बात है। जो दो आदमी मिलकर पूरा देश चला रहे हैं और बाकी सारे चुने हुए या ना चुने हुए लोगों को किनारा कर रखा है। तो ये मोनार्की नहीं है, कॉलोनाइजेशन नहीं है, इंपीरियलिज्म नहीं है, एक डेमोक्रेटिक सेटअप है। हर आदमी जो राजनीति में है वो आगे तक आने में सक्षम है और एक से बहुत सारे लोग हैं। अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता ने बताया भी कि जीडीपी की क्या स्थिति है, इकोनॉमी में क्या है, प्रति व्यक्ति आय क्या है, प्रदेश की ऐतिहासिक उपलब्धियों गिनाया। भूल गए कि डिफेंस एक्सपो किया था, इन्वेस्टर्स समिट किया था। अपनी एडवर्टाइजिंग, ब्रांडिंग और छवि चमकाने के अतिरिक्त कामकाज देखिए, कोरोना पैंडेमिक की मिस हैंडलिंग देख लीजिए, ये टोटल लैक ऑफ लीडरशिप, टोटल मिस मैनेजमेंट ऑफ द गवर्नमेंट है। जो प्लेनेटोरियम्स का डेटा है कहता है। सुचि जी, मैं आपको रोक रहा हूं। मैं सुचि जी आपको रोक रहा हूं। ये बहस विकास के आंकड़ों के इर्द गिर्द नहीं है। ये बहस इस बात को लेकर है कि क्या अब तमाम जो बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं वो ये समझ गई हैं अपने पुराने अनुभवों से कि अब उत्तर प्रदेश की सियासत में अगर आगे बढ़ना है या अपनी साख बचानी है या जीत हासिल करनी है तो एक अकेले चलने में फायदा है, एकला चलो की राह जो है वो ज्यादा बड़े फायदे का सौदा है। मेरा सवाल आपसे इस पर था। खैर, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, लेकिन अब्दुल हफीज गांधी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। अब्दुल हफीज जी, आपकी पार्टी के जो मुखिया हैं वो भी इशारा कर चुके हैं, अखिलेश यादव, कि इस बार किसी बड़े गठबंधन के फेर में पार्टी पड़ने वाली नहीं है। छोटे गठबंधनों के लिए दरवाजा खुला है, लेकिन बड़े पार्टियों के साथ जो है, दलों के साथ जो है, गठबंधन का अनुभव अच्छा नहीं रहा। ये कड़वा घूंट पी के कही गई बात है या फिर ये सोची समझी रणनीति है? क्योंकि मुकाबले में अभी कोई दिखाई दे रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ही दिखाई दे रही है। देखिए, मैं समझता हूं कि हमारे अनुभव इस तरह से रहे। हमने बड़े बड़े राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन किए हैं, लेकिन वो गठबंधन फ्रैक्टिफाई नहीं हो पाए, यानी कि वो बहुत ज्यादा कुछ जो रिजल्ट देने चाहिए थे वो रिजल्ट नहीं दे पाए हैं। इसलिए हमने अपने अनुभवों से बहुत कुछ सीखा है और उन्हीं अनुभवों के आधार पर हमने ये फैसला किया है कि किसी बड़े दल के साथ समाजवादी पार्टी गठबंधन नहीं करेगी, बल्कि जो छोटे छोटे दल हैं जिनका क्षेत्रीय प्रभाव है उनके साथ समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं गठबंधन करेगी और 2022 का चुनाव लड़ेगी। तो ये हमारी बिल्कुल बहुत ही वेल कंसिडर्ड पोजीशन है और हमने बहुत सोच समझकर ये फैसला लिया है कि समाजवादी पार्टी एक तरह से अगर आप देखें तो अकेले ही चुनाव लड़ेगी, क्योंकि बड़ा दल समाजवादी पार्टी है। जो क्षेत्रीय दल है जिनका लोकल प्रभाव है हम उनको साथ लेकर जरूर चलेंगे, लेकिन बड़ी तादाद में समाजवादी पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। चलिए, तो लगता है कि सुख दुख में जिनको साथ देना चाहिए था उन्होंने नहीं दिया और अब आप छोटे दलों की तरफ जो है देख रहे हैं। हाल ही में आप लोगों ने एक नया गाना रिलीज किया कैंपेन के लिए, सुख दुख में साथ दिया, सुख दुख में साथ देंगे, लेकिन लगता है कि दुख जो है वो बहुत बड़ा है। महागठबंधन घाटे का सौदा रहा। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुझे बोलना है जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। अगर आनंद दुबे जी हमारे साथ लाइन पर बने हुए हैं तो आनंद दुबे जी आपके पास एक बार फिर से आना चाहूंगा कि आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी, आवाज मिल रही है, लेकिन वीडियो गायब हो गया मेरा। कोई बात नहीं, आप अपनी बात कहिए। कुछ तकनीकी खामी है जिसे दूर किया जा रहा है। लेकिन आनंद दुबे जी, ये जो आपकी पार्टी में चल रहा है छोटी छोटी पार्टियों के साथ, 2019 आते आते एनडीए के गठबंधन से करीब करीब 19 पार्टियां जो है वो अलग हो चुकी हैं, छोटी छोटी पार्टियां हैं। हालांकि आपकी पार्टी अकेले दम पर भी चुनाव लड़ने में और जीतने में सक्षम है, लेकिन ऐसा क्या है कि आपकी पार्टी जो है वो छोटे दलों को साथ रखने में बहुत हद तक चुनाव आते आते नाकाम होने लगती है और जो दरार है वो बढ़ने लगती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में के अपने सहयोगियों के साथ कोई भी दरार नहीं है। जो लोग भी हमारे सिद्धांतों के हिसाब से, हमारे पार्टी की कल्याणकारी नीतियों के हिसाब से हमारे साथ चलना चाहते हैं, वो हमारे साथ अभी भी हैं। हमारे साथ जो है अपना दल है, हमारे साथ संजय निषाद जी की पार्टी है और अन्य भी जो लोग हैं वो हमारे साथ हैं। ठीक है,
तो हम उन सबके साथ मिलकर जो है अगला चुनाव जी, लड़ेंगे। आनंद दुबे बीजेपी की तरफ से अपना पक्ष रख रहे थे और बात कर रहे थे। आनंद दुबे जी, मैं चाहूंगा कि आप अपनी बात आगे तो बढ़ाएं, लेकिन दलित वोट बैंक को लुभाने की जो पूरी एक कोशिश एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में शुरू हो गई है, उसको आपकी पार्टी किस तरह से देखती है और इसे काउंटर करने के लिए आपकी जो तैयारी है, क्योंकि आपके जो दल हैं जो प्रतिनिधित्व करते हैं इस वर्ग का, उनमें कुछ ना कुछ खींचतान जो है आपकी पार्टी के साथ चल रही है, तो आपकी रणनीति क्या होने जा रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति बिल्कुल स्पष्ट है। हम समाज के हर तबके को, समाज के हर वर्ग को अपने साथ लेकर चल रहे हैं और इसी हिसाब से हमारी जो 4 साल में जो हमारी सरकार ने काम किया है वो भी सभी वर्गों को ध्यान में रख के काम किया है। तो सभी वर्ग इस समय हमारे साथ हैं और आने वाले चुनाव में आप देखेंगे कि दलित हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो और या जो भी हो, वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है अच्छी बहुमत के साथ जो है आएगी। सतीश प्रकाश जी, आपके पास आ रहा हूं मैं। ये जो चल रहा है दलित वोट बैंक को लेकर के, एक तरफ चंद्रशेखर आजाद है, वो भी अपनी पूरी दमखम जो है वो दिखा रहे हैं। एआईएमआईएम जो है वो तमाम दूसरी क्षेत्रीय पार्टियों के साथ मुस्लिम और दलित वोट बैंक के लिए गठबंधन करने की फिराक में है। सीटें किसके पास कितनी जानी है, इसको लेकर के बातचीत की जा रही है। बसपा कहीं पीछे छूटती हुई दिखाई दे रही है या फिर आप लोग शांत इसीलिए बने हुए थे ताकि पूरी तैयारी के साथ जो है आप लोग वापस मैदान में आ पाए? आपने अभी देखिए सारी चीजों को आपको नाम लेना चाहिए। आपको हिंदू वाहिनी की भी बात करनी चाहिए, जो योगी जी ने बाकायदा उसके तमाम पदाधिकारियों की मीटिंग ली है और पूरे उत्तर प्रदेश में हिंदू वाहिनी को, जो आगे भविष्य में बीजेपी की एक आंतरिक लड़ाई होगी, उसको लड़ने के लिए तैयार किया गया। तो ये एक राजनीतिक दल की समस्या नहीं है, ये तमाम लोगों की सत्ता की कहीं ना कहीं एक बंदरबाट जो दिखाई दे रही है। देखिए, मैं 2 चीजें कहूंगा कि माननीय राष्ट्रपति जी वो एक दलितों के राष्ट्रपति नहीं है, वो सबके राष्ट्रपति है, लेकिन कहीं ना कहीं जानबूझ करके उनका राजनीतिक दोहन करने के लिए इस तरह की घटनाओं को, भारत के राष्ट्रपति को दलितों का राष्ट्रपति जब घोषित किया जाता है और दलितों के जो, देखिए भाषण में मैं व्यक्तिगत रूप से सबका सम्मान करता हूं और वो मेरे राष्ट्रपति हैं, लेकिन अगर वो अभिभाषण जो है, अगर आप देखेंगे जहां वो बाबा साहब की जो सांस्कृतिक धरोहर की बात करते हैं, वो समरसता शब्द कहां है बाबा साहब के? उसमें वह समानता की बात है भाई। समरसता तो आरएसएस का वर्ड है। सतीश जी, बात को घुमाइए मत। देखिए देश के राष्ट्रपति जब कोई संबोधन देते हैं तो उसकी एक गरिमा होती है और उसे राजनीति से ऊपर रखकर देखा जाता है। जी, मैं कह रहा हूं कि उस पर सवाल उठाने के लिए बहस नहीं हो रही है और उस पर बात करने का कोई इस वक्त जो है वो तुक और तर्क बनता नहीं है। चलिए, मेरे पास समय की ये भी तो सवाल होना चाहिए ना। जी सतीश जी, मैं आपको रोक रहा हूं, मेरे पास समय की बहुत कमी है। मैं सारे मेहमानों से अगले 1 मिनट में बहुत तेजी से टिप्पणी चाहता हूं कि क्या उत्तर प्रदेश में एकला चलो की जो राह है, सारी पार्टियां उसी पर टिकने जा रही है और क्या सियासत के नए गणित में यही सबसे मजबूत फॉर्मूला साबित होने जा रहा है? आनंद दुबे जी, 30 सेकंड में अपनी बात खत्म कीजिएगा, फिर मुझे बाकी मेहमानों के पास जाना होगा। देखिए, अभी तक गठबंधन जितने भी पिछले दिनों हुए हैं वो फेल हो चुके हैं और जनता इनको सिरे से नकार चुकी है। इस चीज को जो है बाकी विपक्षी दल समझ चुके हैं, इसीलिए वो अब छोटे छोटे दलों के साथ मिलकर नया समीकरण तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी अपनी नीतियों, अपने सिद्धांतों के हिसाब से जनता के बीच जाएगी और अगला चुनाव जीतकर प्रचंड बहुमत के साथ वापस आएगी। ठीक है, सुशील विश्वास जी, आपकी पार्टी इस बारे में क्या सोचती है? क्या आप लोगों को कोई छोटे दलों के साथ गठबंधन की राह दिखाई दे रही है? किसी भी बड़े दल को या छोटे दल को हम विवश नहीं कर सकते। जनता जिसका चयन करे वो स्वतंत्र है और हम और आप ही कैसे तय करें कि कोई दल छोटा है। मान लीजिए छोटा है, छोटे समुदाय की बात रख रहा है, तो जो उसका विचार बड़ा है उसका स्वागत है। अब वो किसको चयन करता है, किधर जाता है या रखता है या अपने विचार पर टिकता है या अपनी कम्युनिटी की बात रखता है, वी शुड वेलकम देम with due respect and with open heart. It's okay if they are going alone, it is absolutely fine. If they are coming with anyone, it is absolutely fine. चलिए अब्दुल हफीज गांधी जी, आखिरी कमेंट आपसे चाहूंगा इस बहस को खत्म करने से पहले। सत्ता के ट्रैक पर आपकी साइकिल अकेले ही चलने वाली है या फिर आपकी साइकिल पर दूसरे लोगों के लिए सवारी की जगह बन जाएगी? देखिए, पहले ही हम कह चुके हैं कि कोई बड़े राजनीतिक दल से हमारा कोई भी गठबंधन नहीं होगा, लेकिन जो लोकल प्रभाव रखते हैं वो दल, उनसे हम जरूर गठबंधन करेंगे। वैसे आप मान सकते हैं कि समाजवादी पार्टी एक तरह से अकेले ही चुनाव लड़ेगी, लेकिन हम जो प्रभावी दल हैं, जिनका प्रभाव है अपने अपने क्षेत्रों में, उनको जरूर साथ लेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, 12 का रण में इस बहस को आगे बढ़ाने के लिए। क्या उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से
एकला चलो रे का दौर लौट आया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। तो 12 का रण में आज फिलहाल इतना ही, लेकिन कल हम फिर हाजिर होंगे किसी नई बहस के साथ, किसी नए मुद्दे के साथ, तमाम मेहमानों के साथ चर्चा करने के लिए। तब तक मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।